हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। देखो बच्चों, हमारे पास जो कल की क्लास में न्यूमेरिकल किए थे ऑस्मोटिक प्रेशर के, ठीक है ना, उसी टाइप का एक और न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसे आप फटाफट से पढ़ लीजिए। और इंग्लिश मीडियम वाले जो है, हिंदी मीडियम में क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, एक 36 ग्राम ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, एक 36 ग्राम ग्लूकोज dissolved in per liter concentration solution at 300 Kelvin temperature. Then its osmotic pressure is 4.98 bar. Then its osmotic pressure is 4.98 bar. Full stop. If its osmotic pressure if its osmotic pressure becomes 1.52 bar at some temperature, then what will be the concentration? ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है और क्या आपको फाइंड आउट करना है, ये अपन थोड़ा देख लेते हैं। जैसे न्यूमेरिकल बहुत आसान है, आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, आपको पूछा कॉन्सेंट्रेशन और पहले भी आपको वेटिंग ग्राम दिया हुआ है, यानी कोई सॉल्यूशन है उसमें इतना ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व किया है तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज होने पर चेंज हो गई, तो नई वाली जो कॉन्सेंट्रेशन बनी है वो आपको फाइंड आउट करनी है, यानी कि C2 आपको पता करना है। ठीक है, आपको ये W2 यानी 36 ग्राम ग्लूकोज जो कि सॉल्यूट है, वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट W2 दे रखा है, आपको टेम्परेचर दे रखा है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको ये पाई, जब दो होते हैं तो 1 और 2 कह देते हैं, तो ये पाई 1 दे रखा है आपको, और ये दे रखा है बेटा आपको पाई 2। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन की आउटलाइंस हो गई। अब अपन बात करें इस क्वेश्चन में हमें अप्रोच किस तरीके से लगानी है, तो बहुत आसान है। हम क्या जानते हैं, पहले तो लिख लो गिवन, एक जगह आप टेम्परेचर दे रखा 300 केल्विन, अगर डिग्री सेल्सियस में देते तो अपन किस में कन्वर्ट करते हैं, केल्विन में, मगर डायरेक्टली आपको किस में दे रखा है, केल्विन में, तो भी ठीक बात है। अब उसके बाद बात करें तो W2 यानी वेटिंग ग्राम ऑफ सॉलिड कितना दे रखा है, 36 ग्राम। अब अपन को इसमें M2 की भी जरूरत पड़ती है, तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, आप फटाफट फाइंड आउट कर लेना। फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, C6H12O6। ठीक है, C6H12O6, तो ये आ जाएगा आपका फॉर्मूले से। कार्बन का 12 होता है मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस हाइड्रोजन का 8 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 8 और 16, तो 16 इंटू 6, टोटल आ जाएगा 180। ये M2 हो गया। और क्या है, पाई 1 आपके पास है 4.98 बार, दोनों की सेम यूनिट है बार, और इसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। पाई 2 आपके पास है कितना 1.52 बार। C2 आपसे पूछा है, C1 आप देखो, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर दे रखा है, वॉल्यूम 1 लीटर दे रखा है। ठीक है, तो वॉल्यूम दे रखा है, वेटिंग ग्राम दे रखा है, मोलर मास आपको पता है, इससे आप C1 कॉन्सेंट्रेशन निकाल ही लोगे। तो अपन सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला जो है हमारा वो क्या होगा, देखो वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट, अपन क्या जानते हैं बेटा, पाई बराबर, कल परसों मैंने एक बॉन्डन समीकरण जब डेराइव किया था तो एक फॉर्मूला पढ़ा था, पाई बराबर होता है CRT। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो इक्वेशन बनेगी उसके अकॉर्डिंग, तो एक तो बन जाएगी पाई 1 बराबर C1RT, दूसरी बन जाएगी पाई 2 बराबर C2RT। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब अपन को पूछा है C1 दे रखा है इनडायरेक्ट वे में, और C2 आपको निकालना है, RT दोनों में कॉमन है, तो बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा डिवाइड करने पर पाई 1 अपॉन
पाई टू बराबर C1 RT बटे C2 RT। RT से RT कैंसिल कर दीजिए तो फाइनली फॉर्मूला आपका आ गया पाई 1 अपॉन पाई 2 बराबर C1 अपॉन C2। ठीक है, अब देखो बेटा C1 कैसे कैलकुलेट करोगे अभी देख लेते हैं। पाई 1 की वैल्यू रखो पहले, तो पाई 1 कितना दे रखा है 1.52 बार अपॉन पाई 2 कितना दे रखा है, सॉरी मैंने पाई 2 की वैल्यू रख दी है, पाई 1 दे रखा है 4.98 बार अपॉन 1.52 बार, ये पाई 2 हो गया। अब इधर बात करें तो C1 में वेट इन ग्राम कितना है 36 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना है 180, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर। तो ये C1 को लिख दिया आपने इस तरीके से। भाई आप C1 बराबर क्या लिखोगे W2 अपॉन M2 इंटू वॉल्यूम, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, विलेय के ग्राम में मात्रा बटा अणुभार इंटू आयतन, ये C1 यानी सांद्रता हो गया। ठीक है, अपॉन C2, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 4.98 पॉइंट से पॉइंट हटा दिया 152 आ गया, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिए, ऊपर बचा आपके पास 36 अपॉन 180 डिवाइड बाय C2। ठीक है, इसे भी सॉल्व कर लो तो कितना आएगा 0.2498 अपॉन 152 बराबर 0.2 बटे C2। तो C2 बराबर हो जाएगा 0.2 इंटू 152 अपॉन 498। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास 0.0610 और कॉन्सेंट्रेशन है तो यूनिट क्या आएगी बेटा मोल पर लीटर। तो ये आपके पास आंसर हो गया C2 जो आपको पूछा था। देख लीजिए आप क्वेश्चन को पूरा। ठीक है, अब अपन एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, देखो सबसे मेन है इसमें C1 को फाइंड आउट करना। बाकी क्वेश्चन में दो कंडीशन है, हमने दो इक्वेशन बना ली, दोनों को डिवाइड कर दिया, फाइनली हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब इसमें कोई अगर ये अप्रोच नहीं भी लगाता है, वो R1 मतलब R की वैल्यू रखता है, तो R की वैल्यू दोनों में बार वाली लेनी है आपको। टेम्परेचर दोनों में टेम्परेचर कॉमन कर दिया उसने, R वैसे भी कांस्टेंट है, इस वजह से ये अप्रोच अपन ने लगा दिया। अगर आप पाई 1 पाई 2 बराबर C1 C2 RT से RT कैंसिल नहीं करते हो, यहाँ पे R और T भी रहने देते तो R की वैल्यू यहाँ भी पुट करोगे यहाँ भी पुट करोगे, कोई मतलब नहीं है। टेम्परेचर सेम है दोनों जगह तो कोई मतलब ही नहीं है पुट करने से, इसलिए ये अप्रोच अपन ने लगाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1,85,000 मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान वाले बहुलक के 1 ग्राम को 37 डिग्री सेल्सियस पर 450 मिलीलीटर जल में घोलने से उत्पन्न विलयन के परासरण दाब का पास्कल इकाई में मापन
कीजिए। आर की वैल्यू आपको दे रखी है इस क्वेश्चन में, आर बराबर लेना है आपको, वैसे भी याद है आपको वैल्यू, लिखवा दी थी 10⁻³ पास्कल। देखो क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे प्लीज नोट कीजिए, मैं लिख रहा हूँ, मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। अ पॉलीमर हैविंग 1,85,000 molar mass, a polymer having a polymer having 1,85,000 molar mass dissolved in 450 ml water, dissolved in 450 ml water by 1 gram. Then calculate the osmotic pressure of solution. Then calculate the osmotic pressure of solution in Pascal unit. ठीक है। अब सॉल्यूशन में क्या अप्रोच होगी हमारी, ये अपन देखते हैं। सबसे पहले वही वाली बात, गिवन क्या क्या है देख लीजिए आप, दिया हुआ है आपको क्या, ठीक है। मोलर मास आउटलाइन बता देता हूं आपको, ये मोलर मास दे रखा है आपको, ये वॉल्यूम दे रखा है, हालांकि मिलीलीटर में दे रखा है आपको, आर की वैल्यू दे रखी है, W2 आपको दे रखा है वेट इन ग्राम, 37 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर दे रखा है, हालांकि डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो गिवन लिख लेते हैं एक बार अपन, W2 बराबर 1 ग्राम, M2 बराबर 1,85,000, ठीक है। टेम्परेचर भैया आपको 37 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, इसे आप कन्वर्ट कीजिए तो 37 प्लस 273, ये आ जाएगा आपका 310 केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। डिग्री सेल्सियस को हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273.15 ऐड करते हैं, बट 0.15 को अपन राउंड ऑफ में भूल जाते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो लीटर में होना चाहिए, तो 450 मिलीलीटर में दे रखा है, तो इसे लिख दीजिए 450/1000 और ये हो गया लीटर में। अब लगा दीजिए आप वही फॉर्मूला, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, आप क्या जानते हैं और आप जानते हैं बहुत अच्छे से, पाई बराबर W2RT अपॉन M2 इंटू V। आपसे ऑस्मोटिक प्रेशर ये तो पूछा, परासरण दाब पाई, W2 आपके पास कितना है 1 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू टेम्परेचर 310 केल्विन। अब बचा क्या नीचे, M2 1,85,000 लिख दो, इंटू वॉल्यूम कितना है 450/1000, ठीक है। सॉल्व कर लो आप, मैथमेटिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इससे आपकी मैथ का तो कोई मुकाबला है ही नहीं। देखो मैं पॉइंट हटा देता हूँ, यहाँ पर 3 जीरो लग जाएगी, ठीक है ना, सारे गणितज्ञ हैं अपन तो। 8314 इंटू 10⁻³ इंटू 310, ये तो ऊपर बचा, एक को मल्टीप्लाई में लीजिए तो भूल जाना, 1,85,000 इंटू 450 इंटू 1000, ये 1000 किस चीज का, यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया, 3 जीरो नीचे लगा दी, और ये जो 1000 है ये ऊपर शिफ्ट हो गया। सोच रहे हैं सर ये भी हमें बता रहे हो कि, आप बताना पड़ता है भाई, बहुत सारे महात्माएं बोल रहे हैं कैसा है है ना। बाकी इसको आप फाइनली काट पीट के सॉल्व कर लो, ठीक है। तो पाई इक्वल्स टू आपका आंसर आएगा 30.95 पास्कल। पास्कल में क्यों आया, क्योंकि पास्कल में आर की वैल्यू लिखी अपन, समझ में आ गई बात। ये आपके ऑस्मोटिक प्रेशर के पॉसिबल जो भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके सीबीएसई लेवल के, आपके आरबीएसई लेवल के, कुछ फाउंडेशन लेवल के, वो हमने कर लिए। अब अभी अपन यहाँ पे आगे जो स्टार्ट करने वाले हैं वो दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अपन ने 4 बातें पढ़ी थी। एक पहला ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि आज हमारा खत्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो जब भी होगा कल क्लास में, उसमें अपन स्टार्ट करेंगे रिलेटिव लॉवरिंग इन द वेपर प्रेशर, ठीक है। तो रिलेटिव लॉवरिंग इन द वेपर प्रेशर के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। आप एक बार बुक से थोड़ा रीडिंग कर लीजिए। रिलेटिव लॉवरिंग यानी वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन की एक बार आप रीडिंग लगा लोगे तो आपको एटलीस्ट क्वथनांक क्या होता है,
ठीक है, वायुमंडल दाब क्या होता है, वाष्प दाब क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। अभी मैं आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन करवाता हूँ जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसे अपन को समझना भी है, और अपन उसको कैसे समझेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, टॉपिक भी है और क्वेश्चन भी है, आप किसी भी तरीके से उसे समझ सकते हैं। टॉपिक समझा देता हूं मैं, इसका क्वेश्चन कैसे आता है वो भी देख लेंगे अपन। इनवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, व्युत्क्रम परासरण, ठीक है भाई, व्युत्क्रम परासरण, एक और नाम है इसका प्रतिलोम परासरण, इनवर्स ऑस्मोसिस इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं। बोर्ड में क्वेश्चन आता है इनवर्स ऑस्मोसिस आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द इनवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। और क्वेश्चन आ जाता है हाउ वाटर इज प्यूरिफाइड बाय इनवर्स ऑस्मोसिस, व्युत्क्रम परासरण के द्वारा जल का या समुद्री जल होता है उसका शुद्धिकरण किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ, पहले पढ़ा था आपने ऑस्मोसिस क्या होता है, तो आपके माइंड में आया होगा कि सर जब सॉल्वेंट से, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट से, ठीक है, पार्टिकल कहां जाते हैं, सॉल्यूशन में, और बीच में क्या लगी रहती है, एसपीएम, इसे अपन क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस, यानी कि शुद्ध विलायक से, विलायक के कण जाता कौन है, सॉल्वेंट के ही पार्टिकल जाते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल किधर जाते हैं, सॉल्यूशन के साइड, इसे अपन क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। बट अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, ठीक है, यानी कि यहां से इस सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें हैं, क्या क्या, एक तो सॉल्यूट है और एक क्या है, सॉल्वेंट, बीच में कौन लगी हुई है, एसपीएम। अब इधर से सॉल्यूट तो जा नहीं सकता, सॉल्वेंट के पार्टिकल वापस इधर भेज दे जाए कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके, जिसे अपन ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं, तो यहां पर ये प्रक्रिया उल्टी हो जाएगी, इसे अपन क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑस्मोसिस। यहाँ पे दो बातें होती है, एक तो होता है देखो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है एग्जैक्ट क्या होता है कि ऑस्मोसिस जो हो रहा है उसे रोकने के लिए जितना आवश्यक है उतना फोर्स लगा दिया, अगर उस फोर्स को, उस प्रेशर को और ज्यादा आपने बढ़ाया, अब ये वापस उल्टा जाने लग जाएगा, तो इसको बोलेंगे अपन इनवर्स ऑस्मोसिस। यानी पहले ऑस्मोसिस को रोक दिया, तो अपन ऑस्मोटिक प्रेशर के डेफिनेशन में इतना ही लिखते हैं, द रिक्वायर्ड एक्सटर्नल प्रेशर टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को रोकना, और उसके बाद रोकने के बाद और ज्यादा आपने फोर्स लगाया तो वो उल्टी डायरेक्शन में जाने लग जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसे अपन क्या कहते हैं, इनवर्स ऑस्मोसिस। अब आप पानी का जो शुद्धिकरण है वो कैसे करोगे, इसके लिए एक डायग्राम है, देखो हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम है, ये पिस्टन है आपका, ठीक, जल भरा हुआ है, ये शुद्ध जल है आपका, और यहां से ये जल की निकासी हो रही है ना, ये आपका अशुद्ध जल है यानी लवण युक्त, इम्प्योर वाटर, या आप कह सकते हो सॉल्ट वाटर, ठीक। बीच में क्या लगा रखा है, एसपीएम, बट इस एसपीएम को, ठीक है, मजबूती प्रदान करने के लिए अपन क्या करते हैं, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट युक्त झिल्ली काम में लेते हैं, इंग्लिश में सेलुलोज
एसीटेट, ठीक है। इससे सेल्यूलोज एसीटेट से क्या होता है, इसको मजबूती मिलती है। क्यों मजबूती की जरूरत क्या है भाई, नेचुरल ऑस्मोसिस तो हो रहा था, अब आप जैसे एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हो तो ये जो बहुत पतली झिल्ली होती है टूट सकती है, तो इसको स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए अपन क्या करते हैं, सेल्यूलोज एसीटेट युक्त यानी सेल्यूलोज एसीटेट वाली फिल्म चढ़ी हुई मेम्ब्रेन यहाँ पे काम में लेते हैं, ताकि वो इधर से दबाव के साथ सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर जाए तो वो टूटे ना और यहाँ पे अपना काम करते रहे, ठीक है। अब होता क्या है, इधर शुद्ध पानी भरा हुआ है, इधर लवणीय जल भरा हुआ है। जनरली हो क्या रहा है, अगर ऑस्मोसिस होता है तो यहाँ से वाटर पार्टिकल जो है, शुद्ध विलायक जो है वो इधर आएगा, बट हम यहाँ पर तुरंत इस पिस्टन को दबाएंगे। इस पिस्टन को दबाने से क्या होगा, उल्टा होगा, यहाँ से जो वाटर पार्टिकल्स है वो सारे के सारे इस साइड जाएंगे, क्योंकि अपन यहाँ से एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, और सॉल्ट पार्टिकल जो भी यहाँ पे लवण के कण है, जो भी सॉल्ट पार्टिकल्स है वो यहाँ पे छन करके रुक जाएंगे, क्योंकि एसकेएम से वो बाहर नहीं जा सकते। इधर शुद्ध पानी बाहर निकलता रहेगा। इस तरीके से ये जो है वाटर को प्योरीफाई किया जाता है इनवर्स ऑस्मोसिस से। नोट्स में आपके पास लिखा हुआ है, इसे इंग्लिश मीडियम के भी नोट्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, कॉपी जैसे अवेलेबल हो जाएगी हमारे स्टूडेंट्स की। अगर मान लो आपको अभी तक इंग्लिश मीडियम में नोट्स नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, जितनी बातें मैं आपको बताता हूँ वही लिखी हुई होती है, बस इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो। इस अपन क्या करते हैं, फर्स्टली we applied external force on impure water, then solvent particle moves towards the pure water. This is called inverse osmosis, ठीक है। ये आपके पास क्या है, डायग्राम है, इसकी जो लैंग्वेज है वो अपने हिसाब से बना लेना, नहीं बन पाती है तो कोई बात नहीं, जब आपको नोट्स मिल जाएंगे उसमें लिखी हुई मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो थैंक यू, ये हमारा ऑस्मोसिस पूरा हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन रिलेटिव लॉवरिंग में वेपर प्रेशर पढ़ेंगे। धन्यवाद।